यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बिहार की राजधानी पटना से सटे नेवरा में, जहां गोलोका वैदिक गौशाला है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि सर का जो फार्मिंग का लाइन था वो पिछले 5 साल पहले शुरुआत हुआ था, और एक ऐसा समय आया था जब सर ने फार्म को पूरा शट डाउन कर दिया था, लेकिन फिर से इन्होंने रिस्टार्ट किया। और रिस्टार्ट करने के बाद आज किस स्थिति में पहुँचे हुए हैं, क्या आज प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं, अभी सर के पास कितनी गायों की संख्या और कैसे मैनेज कर रहे हैं, ये काफ़ी टफ काम है। और साथ में दूध की मार्केटिंग कैसे करते हैं। एक बहुत सारे लोगों का मन में सवाल होता है कि दूध हमारा बिकता नहीं है, लेकिन सर आज काफ़ी अच्छे रेट में बेच रहे हैं, तो कैसे बेच रहे हैं, ये चीज़ भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करेंगे, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। हरे कृष्णा प्रिंस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोलोका गौशाला में। और मेरा नाम रमेश यादव है। मैं इस गौशाला का संचालन कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, और हम देसी गौपालन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे। और मेजरली हमारे पास साहिवाल, गिर, राठी 3 नस्लों पे हम काम कर रहे हैं यहाँ। और यहाँ से दूध उत्पादन जो भी होता है, गौशाला के जितने भी सदस्य हैं उनके घर तक इसको सुबह शाम फ्रेश पहुँचाया जाता है। और करीब अभी 125 लीटर दूध हम उत्पादन करके उनको घरों तक पहुँचा रहे हैं। तो 5 सालों से करें, बीच में तो काफ़ी आपके साथ उतार चढ़ाव हुआ था। उतार चढ़ाव है, तो क्या अभी वो स्टेबिलिटी आपके पास आ चुकी है? आपके अभी स्टेबिलिटी है, काफ़ी उतार चढ़ाव। इवन आपको पता होगा कि इसको शट डाउन भी किया गया कुछ टाइमों के लिए। हाँ जी सर। ऐसी विषम परिस्थिति आ जाती है कभी कभी कि आदमी को समझ में नहीं आता है। इसीलिए कभी भी लगे कि बहुत घबराहट है और बहुत सारा ऐसा है कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा समय दें उसमें, थोड़ा सा अपने आप से बात करें और फिर निर्णय लें। कभी भी गायों को सेल करना, गौशाला एक बार स्टार्ट करके बंद करना, वो बहुत ही घाटे का सौदा हो जाएगा। जितना भी आपने कैपिटल लगाया है उससे डबल आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप बाइंड करते हैं, क्योंकि उस समय आपको कोई भी प्राइस नहीं मिलने वाला है किसी गाय का। जी। हाँ, इसीलिए बड़े धैर्य से इस काम को और बड़े धीरे धीरे ही आगे चलना है। ये कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि इसमें आप बने रहेंगे तो ये आपको आत्मशक्ति भी देगा, और जो अर्थव्यवस्था है वो तो आपका मैनेज होगा ही होगा, साथ में आपका हेल्थ का केयर करेगा। और जितने लोगों को आप दूध यहाँ से पहुँचा रहे हैं उनसे आपको एक क्रेडिबिलिटी मिलेगी, और एक अच्छा आप खुद में एक प्रसिद्ध, एक क्या कहते हैं जो होता है कि आजकल के लोग जो कि हाँ मैं इससे प्रसिद्धि मिल गई है मेरे। हाँ जी सर। मैं काफ़ी वायरल हो गया। जी। ये भी है, गौशाला चलाने से लोग आपको जानने लगेंगे। जी सर। तो बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी में। आपने बताया तो मुख्य रूप से देखिए गाय खरीद काफ़ी प्रॉब्लम होता है लोगों को। गाय का जो आइडेंटिफिकेशन है हाँ। वो बहुत बड़ा जॉब है कि कौन सी गाय, किस नस्ल की गाय, और उसका क्या लैक्टेशन है, और उसका खान पान पीछे कैसा रहा है, वो आपको बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके आगे जो आप उसको पशुपालन उसमें करेंगे, जो उसके साथ समय देंगे, तो इन सब पॉइंट्स को आप पहले जहाँ से ले रहे हैं उनको लिख लीजिए कि किस तरह से इसका क्या बिहेवियर है। और आपको गाय से जुड़ना पड़ेगा, ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक परिवार है, ये एक सदस्य है, घर के सदस्य की तरह। सबका थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन है, किसी को थोड़ा सा गुस्सा आता है, किसी को कम आता है, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाएगा तो घर के सदस्य की तरह ये सब कुछ समझने लगेगी। इवन आप इनको नाम से बुलाते हैं तो ये रेसिप्रोकेट करने लगती है। अच्छा, तो जैसे गाय कहाँ से खरीदते हैं आप जनरली? राजस्थान में आप बीकानेर एक ट्रैक है जो साहिवाल और राठी का ट्रैक है, वहाँ पे आपको पर्याप्त गाय और किसानों से अच्छे रेट पे मिल जाएगी। अगर आप व्यापारी से लेते हैं तो उसमें हो सकता है कि आपको रेट भी ज़्यादा पड़े, और जो क्वालिटी है जहाँ, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं जहाँ उसका उत्पादन है वहीं से लेकर के आ रहा है, तो हमें उस क्षेत्र में उस आदमी के पास उस एरिया में घूम करके पहुँचना पड़ता है। तो अभी आपके पास कितने से कितने कैपेसिटी वाली गाय है सर? यहाँ पे अभी 16 लीटर से 20 लीटर भी देसी गाय करने वाली है। अच्छा। और एवरेज यहाँ लें तो 12 से 13 लीटर एवरेज आता है। अच्छा, तो साहिवाल में 12 से 13 लीटर? हाँ, 13। और गिर में करीब 16 लीटर के आसपास। 16 लीटर के आसपास। तो आप शायद संवर्धन भी कर रहे हैं? संवर्धन हमारे पास बुल भी है। जी। एक साहिवाल का बुल है, एक गिर का बुल है। जी। तो हम ब्रीडिंग पे भी काम करना हमने शुरू किया। हम बाहर से सीमेंट नहीं लेते। जी। ब्रीडिंग पर कार्य करके आपने मतलब अभी कितने लीटर तक पहुंचे हुए हैं सर? ब्रीडिंग जो हमारे नए बच्चे आ रहे हैं वो सभी अभी 14+ आ रहे हैं। अच्छा, 14+ के आ रहे हैं, मतलब बच्चे को पिला करके मिल्किंग में? हाँ, मिल्किंग में। अच्छा,
तो जैसे आप तो अभी तक शुरुआत से जब तक हमने वीडियो बनाया तब तक तो आप अभी लॉस में ही चल रहे थे, तो क्या अभी स्टेबिलिटी मतलब हाँ, आप प्रॉफिट में चल रहे हैं सर? अभी स्टेबिलिटी है। अभी किसी तरह से हम कहीं से बोरो करके कोई लोन पे इसको नहीं चला रहे हैं। जो दूध उत्पादन हो रहा है उसकी सहायता से, लेबर हैं 5 यहाँ पे काम करने वाले, इतनी गौ माता है, सबकी सेवा बहुत बढ़िया से चल रही है। अच्छा, किसी तरह से कोई बर्डन नहीं है। तो लेकिन आपको रुकना पड़ेगा 5 साल, 2 से 5 साल रुकना पड़ेगा। कितनी अभी संख्या है आपके पास में? अभी टोटल यहाँ पे 50 कैटल्स हैं, जिसमें कुछ दूध देने वाली 15 के आसपास हैं, कुछ प्रेगनेंसी में हैं। अच्छा। कुछ अभी ड्राई फेज में है टोटली। तो इस वजह से टोटल इनका डेली का जो खर्च है 8 से 9 हज़ार रुपया डेली का खर्च इसका पड़ रहा है, और दूध उत्पादन से हमें 13 हज़ार के आसपास लाभ आ जाता है इससे, क्योंकि दूध का प्राइस जो है वो एक विशेष है जो इस वीडियो में जानने के मेन फैक्टर है। एक्चुअली दूध का प्राइस आपको बनाना पड़ेगा, मार्केट में जाकर के लोगों को बताना पड़ेगा कि ये अलग दूध है। जी जी, ये कन्वेंशनल दूध नहीं है। जिस तरह से चावल भी अलग होता है वैसे भी दूध भी अलग होता है। अच्छा। कहने के लिए तो बासमती और एक साधारण चावल दोनों चावल हैं, लेकिन दोनों के प्राइस में फ़र्क है। इसी वजह से जो यहाँ ये A2 प्रोटीन वाला जो दूध होता है, इसमें खास ये विशेषता है कि आपकी बहुत सारी डिजीजेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होती जाए। अच्छा। माइग्रेन है, किसी के पैर में दर्द है, किसी को आँख की रोशनी की प्रॉब्लम है, ये रिपेयरिंग का काम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करता रहता है। ये लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको कोई प्राइस देगा। तो क्या प्राइस में बेच रहे हैं सर आप? अभी हम इसको 140 रुपीज़ अ लीटर बेच रहे हैं। 140। तो ये 140 रुपये बेचने में तो मतलब काफ़ी आपको कठिन परिश्रम करना पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा फर्स्ट में तो हमें डोर टू डोर जा करके मार्केटिंग करनी पड़ी। फिर जब एक बार स्टेबलाइजेशन आ गया इसमें, फिर अपने आप ही ये सोशल मीडिया के थ्रू और माउथ मार्केटिंग, जो कस्टमर ले रहे हैं वही हमारे हथियार हैं आज की डेट में। वो दे देमसेल्फ मार्केट अबाउट दिस प्रोडक्ट। तो मतलब अभी आप स्टेबिलिटी में। तो अब बात कर लेते हैं कि पशुओं में समस्या, कि किस तरह की समस्याएं आती है और कैसे आप उनका उपचार करते हैं? सबसे पहला है आपको इसमें जो रिपीट ब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम है वो देसी गायों में होती है। उसको आप मिनरल मिक्सचर के माध्यम से और प्रॉपर न्यूट्रिशन दे करके इस व्यवस्था को चला सकते हैं, और AI पे कभी ना जाए, खास करके देसी में। ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इसमें कंसेप्शन रेट ही इसमें 30% है। अगर कोई डॉक्टर 10 को दे रहा है आज के दिन में, और तो तीन ही उसमें गाभिन ठहरेगी। अगर हम बुल रखते हैं देसी गायों में तो कंसेप्शन रेट करीब 80 से 90% रहता है। यहाँ किसान को बहुत नुकसान होता है। अगर वो रिपीट ब्रीडिंग उसके पास बार बार वो साइकिल चलता रहेगा तो कभी भी लाभ में नहीं आ सकता। जी जी, बिल्कुल। और दूसरा है थनैला। थनैला से बचने के लिए हमेशा आप KMNO4 पोटेशियम परमानेंट, जो लाल दवाई जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। दुहाई के बाद उसको आप हमेशा वॉश कर लीजिए उससे, तो उससे आप उसका बचाव कर सकते हैं। बचाव कर सकते हैं। बाय द वे, अगर हो जाता है तो आयुर्वेदा पे जाते हैं या एलोपैथी? हम हेमोपैथिक का भी इलाज करते हैं शुरू में। अगर हेमोपैथिक से काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लेवल 1 लेवल 2 जो एंटीबायोटिक होती है वो बहुत ही कम देने की कोशिश करते हैं। वैसे समस्या ज़्यादा आती नहीं है। जी जी, कभी कभार आ गई तो फिर उसमें हमें जाना पड़ता है। तो मैनेजमेंट में आता है सर, अभी कितने लेबर के सहारे आप इसको मैनेज कर रहे हैं? अभी टोटल 5 गौ सेवक हैं यहाँ। कुछ दूध वितरण के लिए जाते हैं, कुछ यहाँ की व्यवस्था देखते हैं। जी जी। ये जिनके बारे में बताएंगे सर, इस गाय के बारे में? इसका नाम हरी है। ये हर साल एक बच्चा दे देती है। अच्छा। और इसका उत्पादन 16 लीटर के आसपास रहता है। अच्छा, 16 लीटर के आसपास। हाँ, इसका मिल्क रहता है जी। अब ये देखिए, ये एक बच्चा देने वाली है। हाँ, बहुत अच्छी गाय है यहाँ की जी। इसका नाम गीतांजलि है। चल। अच्छा अच्छा। इसकी थनों की बनावट देखिए, और ये करीब 10 से 12 दिन में बच्चा दे देगी। अच्छा, 10 से 12 दिन? हाँ। इसकी जो स्किन की शाइनिंग है वो इसका न्यूट्रिशन लेवल बताती है। तो ये इस तरह की शाइनिंग हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में आप जाएंगे, न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे, उसको टाइमली फीड करेंगे। अच्छा। और साफ सफाई का व्यवस्था देखिए हमेशा। कभी भी किसी को कष्ट में नहीं रखना है। तो अपने आप ये जब आनंदित रहेंगी तो आपको भी आनंद देंगी। जैसे आपने न्यूट्रिशन की जब बात कर दी, तो सर आप क्या इनको खिलाते हैं और कैसे खिलाते, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, एक्चुअली इनका जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से एक चार्ट तैयार करना पड़ता है। और जो दूध उत्पादन दे रही है, कम से कम अगर मान लीजिए कि आपको कोई गाय 10 लीटर दूध दे रही है तो उसका करीब 60% आपको कॉन्सेंट्रेटेड फीड देना पड़ेगा। सुबह शाम मिला करके 3 kg 3 kg। और बाकी सूखा चारा और हरा चारा आप उसको
पेट भरने के लिए दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड पे फोकस कीजिए। उसमें प्रोटीन का लेवल रहना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का लेवल रहना चाहिए, कैल्शियम रहना चाहिए, आयरन रहना चाहिए, मैग्नीशियम रहना चाहिए। उस तरह से आप उसको प्लान कर सकते हैं। गुड़ हमेशा दीजिए 200 ग्राम के आसपास डेली आपको। अगर किसानों को ज़्यादा समझ में नहीं आता तो गुड़ एक ऐसा सोर्स है जो कैल्शियम को भी मेंटेन करता है, मैग्नीशियम को भी, और फास्फोरस को। फास्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो लोगों को पकड़ में नहीं आता जल्दी, लेकिन उसके जो विशेषताएं हैं वो बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। गर्भधारण हो गया या फिर उसके बाद फाइट करने के लिए रोगों से बहुत ही लाभकारी है। तो हमने हल्दी के बारे में भी सुना है कि लाभकारी है, क्या हल्दी वगैरह भी? हाँ, हल्दी में एंटीबायोटिक है एक्चुअली। वो हल्दी अगर आप देते हैं नियमित 100 ग्राम 50 ग्राम सभी गायों को, तो कभी भी उनको किसी तरह से क्या कहते हैं स्किन डिजीज़ हो गई या फिर र्यूमन उनका हमेशा परफेक्ट रहता। सब चीज़ में वो काम करती है। अच्छा, तो ये आपने रिपीट ब्रीडिंग और थैनाला बताया, उसके अलावा भी और किसी प्रकार का इन लोगों में रोग वगैरह होता है? कभी जो ये स्किन, जब किसी को ज़्यादा टाइम तक अठैल बोलते हैं यहाँ की देहाती भाषा में, क्या कहते हैं टिक्स जो लग जाते हैं, उसकी वजह से इनको एनाप्लाज्मा हो जाता है। अच्छा। जो हेमोग्लोबिन इनका थोड़ा कम कर देता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि इनको इस तरह के टिक्स लग रहे हैं तो इमीडिएटली आप उसका उपचार करें, उनको नहलाएं बढ़िया, जो एक दवा आती है, या फिर उसको आप आइवरमेक्टिन वगैरह दे सकते हैं। उसका उपचार बहुत ज़रूरी है। मक्खी आपके यहाँ नहीं रहना चाहिए और ये किसी तरह से पैरासाइट नहीं रहना चाहिए। ये आपको दूध उत्पादन में भी लॉस करेंगे और बहुत विभिन्न तरह की बीमारियां लेकर के आएंगे। और ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि आयुर्वेदा पे रहें और होम्योपैथ पे रहें। अगर देसी गौ पालन कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत सारे और भी नॉलेज सोर्स हैं, लेकिन देखिए कि हम अंग्रेजी दवाओं पे कम जाएं, क्योंकि ये गाय बहुत पुरानी 1000 साल से चली आ रही है। उस समय अंग्रेजी दवा थी भी नहीं, हमारा आयुर्वेदा था और उसी से ये ज़्यादा अटैच है। तो आयुर्वेदा में बोले तो किस किस प्रकार का, मतलब जैसे थैनाला होता है तो क्या उसमें भी आयुर्वेदा में जाते हैं? उसमें जैसे कि एलोवेरा है, हल्दी है, चूना है, उसका आप लेप बना करके इसको लगा सकते हैं। और हमेशा मतलब हर 4 घंटे 5 घंटे में उसका सेवन कीजिए, सूजन कम होगा। और एक कपूर जो होता है वो पहाड़ की तरह होता है, रस कपूर बोलते हैं इसको, और धनिया बोलते हैं। उसका अगर आप उनको सेवन करवाते हैं तो उससे भी थैनाला ठीक होता है। ये मैंने किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऊपर की बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। और ये जो आपने टिक्स बताया, तो उसके लिए भी कोई आयुर्वेदा है या क्या ऐसा है? उसके लिए भी एक अभी नया आया है, अमृत जीवन करके एक प्रोडक्ट है जो यहाँ बिहार में अवेलेबल है। वो थोड़ा सा साबुन की, शैम्पू की तरह है। उसको आप लगाइए और लगाने के बाद उसको 20 मिनट में नहला दीजिए एक बार साबुन की तरह। हम उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए कि आपके नज़दीकी जो भी वेटनरी का दवा रखते हैं उनके पास होना चाहिए। तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे तो जाते नहीं हैं? आर्टिफिशियल आप तो नेचुरल कराते हैं। तो बुल किस किस ब्लड लाइन का है? कोई बात नहीं, ये सहदेव है जो साहिवाल ब्रीड का नंदी है। जी। इसकी उम्र 5 साल के आसपास है अभी। अच्छा। और इसके बच्चे भी आ चुके हैं। अभी किसी बच्चे ने दूध उत्पादन शुरू नहीं किया। अच्छा। अभी इसके बच्चों की उम्र करीब 1.25 साल के आसपास है, जो मैक्सिमम जो ज़्यादा एज है। तो क्या इनके बच्चे, इसका मतलब ट्रैक, इसकी माँ का रिकॉर्ड है 22 लीटर। अच्छा। ये हम तो क्या इनके बच्चे जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गए हैं? नहीं, अभी इनके बच्चे नहीं प्रेग्नेंट हुए हैं। अच्छा, अभी प्रेग्नेंट हैं। हाँ। और वो दूसरा बुल देख पा रहे हैं सर? ये गिरिराज है जी। ये गिर नस्ल का बुल है। हाँ। इसका भी ब्लड लाइन अच्छा ब्लड लाइन है। जी। 24 लीटर के आसपास इसकी माँ का दूध है। और इसका स्किन देख लीजिए कि बिल्कुल पतला चमड़ी है, इसका शाइनिंग है। ये एक दूध का परिभाषा बताता है। जी। ये सारे नोटिफिकेशंस जो होते हैं वो एक पशुपालक को हमेशा समझना चाहिए और उनको जा करके देखना चाहिए कि कोई भी अगर पशु ले रहे हैं तो अगर उसका जो ऊपर का जो स्किन है वो उसमें शाइनिंग रहनी चाहिए और पतला रहना चाहिए। जी। अंततः अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं, वो गौ पालन करना चाहते हैं, लेकिन क्या देसी गाय से गौ पालन करके वो सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये बताएं सर। देसी गौ पालन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको प्राइस जो फैक्टर है, अगर मान लीजिए कोई गांव में है और शहर उससे दूर है तो वो दूध पे ना जाए, वो घी बनाए और घी बना के उसका मार्केट करे। 3000 से 4000 ऑटोमेटिकली ये घी बिकता है। मैं बेच रहा हूँ तो वो भी बेच सकते हैं।
घी पे रहें। अगर मान लीजिए कि उनको दूध का प्राइस नहीं मिल रहा है तो इसकी कुछ मिठाई बना सकते हैं। अच्छा। और आगे इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है वो डिफरेंट है, वो टेस्ट काम करता है एक्चुअली, जिससे लोग रेजॉयमेंट फील करते हैं। उस वजह से आपको प्राइस मिलता है। प्राइस इस वजह से नहीं मिलता कि आप कुछ कह रहे हैं, आप ये गाय क्या दे रही है उस वजह से। इसकी विशेषता गाय के अंदर है, वो समझनी पड़ेगी। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।